सो ऑन ए पब्लिक डिमांड आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक फिज़िक्स का एक चैप्टर क्लास 8 का जिसका नाम है फ्रिक्शन। वैसे भी हमें फ्रिक्शन के बारे में क्लास 9 में भी पढ़ने को मिलता है थोड़ा बहुत, लेकिन क्लास 8 में इसका एक सेपरेट कंप्लीट एक चैप्टर है छोटा सा। तो इन दिस चैप्टर वी हैव टू learn about friction and its types and some of the laws of friction, and also in this chapter we have to learn about the disadvantages and advantages of friction. And एक important question आता है जिसे हम कहते हैं friction is a necessary evil, explain. सो फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल करके एक क्वेश्चन है। इसे अक्सर एग्जाम्स में दिया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हमें ये एक्सप्लेन करना है कि फ्रिक्शन नेसेसरी तो है लेकिन ईविल भी है। अभी नेसेसरी एक पॉजिटिव वर्ड है और ईविल एक नेगेटिव वर्ड है। Okay, so in this question, we have to explain, or we have to answer, or you can say we have to list out both the advantages and disadvantages of friction कि क्यों फ्रिक्शन यूजफुल है या फिर फ्रिक्शन के एडवांटेजेस क्या है, और इसको लेकर इनका ईविल में आपको लिखना पड़ेगा कि इसका डिसएडवांटेज क्या है। अगर फ्रिक्शन हार्मफुल क्यों है, कुछ कुछ जगहों पर कुछ कुछ फैक्टर्स को लेकर फ्रिक्शन जो है वो हार्मफुल भी है। ओके, सो व्हाट इज फ्रिक्शन, पहले जान लेते हैं कि फ्रिक्शन क्या है। ये वर्ड जो है फ्रिक्शन एक्चुअली एक फोर्स है। ओके, एंड वी नो व्हाट इज फोर्स, इट इज जस्ट ए पुश और पुल। ओके, ए फोर्स इज नथिंग बट ए पुश एंड पुल। बट अगर इसको हम क्लास 8 के स्टैंडर्ड से थोड़ा एडवांस जाने की कोशिश करते हैं तो फोर्स सिर्फ एक पुश और पुल नहीं है। फोर्स एक पुश और पुल के अलावा भी एक ऐसा सेंसेशन क्रिएट करता है। अभी मैं सेंसेशन कहूँगा तो गलत होगा, वी कैन से अपोजिशन। अपोजिशन मीन्स अगेंस्ट, खिलाफ। सो ये फोर्स जो है ये एक पुश और पुल है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के स्टेट को ओपोज करता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ओपोज? ओपोज मीन्स इसको रोकता है। ओपोज मीन्स इसको रिड्यूस करने की कोशिश करता है, इसको ऑफ कर देने की कोशिश करता है, मतलब इसको स्टॉप कर देने की कोशिश करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को। जैसे कि मान लीजिए आप एक बाइसिकल पे हो, सो यू आर पैडलिंग इट। आप इस बाइसिकल को पैडल कर रहे हो और आफ्टर सम टाइम आपने पैडल करना बंद कर दिया। ओके, लेकिन पैडल करने के बाद, मतलब पैडल बंद करने के बाद भी साइकिल चलती जाती है अप टू सम डिस्टेंस। ठीक है, अप टू सम डिस्टेंस आपका जो साइकिल है वो चलता जाता है, लेकिन suddenly you can experience some reduction in the velocity of your bicycle। आपका जो बाइसाइकिल है उसका जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है। ये आप फील कर सकते हो। ओके, इफ़ यू हैव एन इलेक्ट्रिक बाइक, ठीक है, तो उसमें साफ साफ दिखाई देता है उसके स्पीडोमीटर में। और अगर आपके पास बाइक है तो बाइक में भी साफ साफ दिखाई देता है स्पीडोमीटर में। ओके, तो अगर आप एक बाइक चलाते हो, चलाते चलाते
एक्सीलरेटर बंद कर देते हो, मतलब एक्सीलरेटर देना स्टॉप कर देते हो, तो धीरे धीरे जाकर बाइक का जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे आपको डिक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। अभी क्वेश्चन आता है इसको रोकने वाला कौन है, मीन्स व्हाट इज द कॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ दैट व्हीकल, और यू कैन से ऑफ योर मोशन, ऑफ द मोशन ऑफ द बाइक। ठीक है, सिर्फ बाइक का मोशन नहीं, आपका भी मोशन हो रहा है, बिकॉज यू आर सिटिंग ऑन दैट बाइक, और यू कैन से यू आर राइडिंग दैट बाइक। सो व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट रिडक्शन? ये कॉज है, इसी को हम बोलते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या करता है, जिस डायरेक्शन पे आप जा रहे हो, मान लीजिए आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, इट इज़ योर डायरेक्शन ऑफ मोशन, ओके मोशन लिख देता हूँ, सिर्फ इस तरफ आप जा रहे हो। फ्रिक्शन जो है इसके ऑपोजिट में फोर्स अप्लाई करता है, फ्रिक्शन। ओके, आप जिस तरफ जा रहे हो, जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, उस डायरेक्शन के ऑपोजिट में फ्रिक्शन क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है, बिकॉज फ्रिक्शन इज ऑल्सो ए फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, क्लास 8 के चैप्टर में फोर्स एंड प्रेशर में आपको पढ़ने को मिलेगा कि दो तरीके के फोर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में होते हैं फ्रिक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल नहीं, मैग्नेटिक फोर्स, वेट मैग्नेटिक नहीं, मस्कुलर फोर्स। ठीक है, मस्कुलर फोर्स, मैंने गलत बोला, मस्कुलर फोर्स। ओके, मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब क्या, कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब जो फोर्स किसी दो ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट, मतलब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ लगे हुए होने चाहिए। ओके, मान लीजिए आपके पास फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कब काम होगा, जब आपका बाइसाइकिल का जो टायर है वो ग्राउंड के सरफेस के साथ क्या होगा, टच किया होगा, मतलब इस सरफेस इन कांटेक्ट होगा। ओके, अगर मैं बोलूँ कि हवा में आप बाइक चला रहे हो तो क्या फ्रिक्शन लगेगी, तो फ्रिक्शन तो नहीं लगेगी, लेकिन आपको एयर ड्रैग ज़रूर लगेगा। ओके, उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए मान लीजिए कि हवा में आपको कोई भी फ्रिक्शन फील नहीं होगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल के साथ हवा का, मतलब आप जब हवा में होंगे तो आप ग्राउंड लेवल के साथ कांटेक्ट में नहीं होंगे, तो ग्राउंड लेवल से जो फ्रिक्शन है वो आपके टायर में नहीं लगेगा, तो आपका स्पीड डिक्रीज नहीं होगा। लेकिन दूसरा एक फ्रिक्शन के टाइप जिसे हम बोलते हैं ड्रैग, जिसे हम एयर फ्रिक्शन भी बोलते हैं, एयर रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ओके ड्रैग भी बोल सकते हो। सो दैट टू विल रिड्यूस योर स्पीड। अभी स्पीड रिड्यूस करता है, इसके पीछे भी कारण है, और स्पीड रिड्यूस करने के पीछे जो कारण है वो हम डिस्कस करेंगे। तो मतलब इसका एडवांटेज यू कैन से व्हाट इज, मतलब व्हाट इज नीड ऑफ डिक्रीजिंग द स्पीड। एक्चुअली यहाँ पर कॉज जो है, मतलब डिक्रीजिंग जो स्पीड है, वो एक्चुअली स्पीड को डिक्रीज करने का काम नहीं है फ्रिक्शन का। ओके, स्पीड को डिक्रीज करने का काम नहीं है फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन का काम था, फ्रिक्शन का जो काम था वो एक्चुअली क्या था, ऑब्जेक्ट्स को स्टॉप करके रखने का था, मतलब रेस्ट के स्टेट में रखने का था। ओके, मान लीजिए अभी हमारे वर्ल्ड में फ्रिक्शन का कोई चीज़ ही नहीं है, फ्रिक्शन नाम का कोई वर्ड ही नहीं है, वर्ड में मतलब फ्रिक्शन जो है वो चीज़ ही नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक कार खड़ी है, ओके, और बाइसाइकिल यू कैन से, एक बाइसाइकिल खड़ी है, ग्राउंड के साथ लगी हुई है, तो क्या ये खड़ी रहेगी, क्या ये बाइसाइकिल एक जगह पर खड़ा रहेगा, विल इट बी स्टिल देयर इन दैट प्लेस इफ फ्रिक्शन wasn't देयर इन द वर्ल्ड। मतलब फ्रिक्शन, पूरे दुनिया में फ्रिक्शन जो है वो है ही नहीं। जैसे ग्रेविटी अगर ना हो तो क्या होगा, ग्रेविटी अगर ना हो तो हम जिस डायरेक्शन में घूम रहे थे उस डायरेक्शन की टेंडेंशियल हम उड़ जाएंगे। ओके, अच्छा ये सब छोड़ो, तो यहाँ पर फ्रिक्शन जो है, मान लीजिए फ्रिक्शन है ही नहीं वर्ल्ड में, तो क्या ये बाइसाइकिल एक जगह पर रुकी हुई होगी, तो मेरा आंसर होगा नहीं, क्योंकि इसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो जब रोकने वाला कोई नहीं होगा तो ये क्या चला जाएगा, इस डायरेक्शन में चला जाएगा या फिर इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ओके, जैसे आइस, बर्फ़। ओके, आइस स्केटिंग करते हैं लोग, ओके विंटर सीजन में
पहाड़ी इलाका या फिर पहाड़ी इलाका में सिर्फ नहीं होता एक्चुअली, एक यू कैन से एक रूम जैसा बनाया जाता है जिसमें आइस का एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जहाँ पर भी होता है आइस स्केटिंग। बट आइस स्केटिंग में हमने क्या देखा है कि फ्रिक्शन लेस सरफेस होता है। वो फ्रिक्शन लेस मतलब फ्रिक्शन एक्चुअली इतना भी नहीं होता। फ्रिक्शन को हम ज़ीरो नहीं कर सकते। फ्रिक्शन कैन नॉट बी ज़ीरो और कैन नेवर बी ज़ीरो। फ्रिक्शन को हम कभी कभी भी ज़ीरो नहीं कर सकते, ठीक है। वी कैन रिड्यूस इट अप टू एंड द एक्सटेंट, अप टू द एक्सटेंट मतलब क्या बोल सकते हो इसको, आप 0.001 कर सकते हो, परसेंट कर सकते हो, बट नेवर ज़ीरो, ज़ीरो को भी नहीं कर सकते। ओके, वी कैन रिड्यूस इट, हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं बहुत जल्दी से, बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन कभी भी ज़ीरो नहीं कर सकते। तो वैसे ही तो साइकिल जो है, अगर हम साइकिल को पार्क करके रखते हैं तो साइकिल जो है वो अपने आप इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में चला जाएगा, इफ़ फ्रिक्शन वॉज नॉट देयर और इज़ नॉट देयर, ठीक है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो ऐसा होगा। क्यों होगा? बिकॉज साइकिल को जो फोर्स इस तरफ या फिर इस तरफ जाने से रोक रही थी वो कौन था? फ्रिक्शन। सो अभी फ्रिक्शन ही नहीं है तो रोकने वाला कोई नहीं, तो रोकने वाला कोई नहीं है तो बाइसाइकिल क्या करेगा? अपने यू कैन से बाइसाइकिल विल बिकम इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट होने के बाद वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। ओके, वैसे ही अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम जो लिख रहे हैं, जैसे कि अभी मैं लिख रहा हूँ अपने स्मार्ट पेन से, वो भी हम नहीं कर सकते। ओके, हम वी विल लूज आवर एबिलिटी टू राइट, मतलब हमारा मसल्स जो है, हम लिखेंगे ज़रूर ऐसे, लेकिन जो इंक है वो कॉपी में आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज जो बॉल पेन्स होते हैं वो क्या होता है, उनके निप में बॉल होता है और वो बॉल जो है वो पेपर के कांटेक्ट में आकर घूमता है। ओके, पेपर रफ होता है। ओके, क्योंकि पेपर जो हमें स्मूथ दिखता है वो एक्चुअली माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसा होता है, ऐसा माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसा होता है सरफेस। ओके, तो जो बॉल है, जो बॉल पेन होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो बॉल है वो घूमता है, फिर इंक जो है वो आता है कॉपी पर और हम लिख पाते हैं, और हमारा जो हैंड राइटिंग नहीं, हम जो लिखते हैं वो विजिबल होता है। लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं होता है तो ये जो बॉल है इसके साथ घूमेगा नहीं, मीन्स द बॉल विल नॉट रोटेट। वाई नॉट रोटेट? बिकॉज फ्रिक्शनलेस में क्या होगा, फ्रिक्शन में इसको ग्रिप नहीं मिलेगा। बॉल पेन को पेपर के साथ, मतलब ये जो सरफेस देख रहे हो ना पेपर का, ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा एकदम प्लेन हो जाएगा। ओके, तो प्लेन हो जाने से क्या बॉल इसमें घूमेगा? नहीं घूमेगा। बॉल विल नॉट गेट द ग्रिप टू रोटेट और यू कैन से रोल इन दैट स्मूथ सरफेस या फिर फ्रिक्शनलेस सरफेस। ओके, तो देखो मान लीजिए कि आप जो चल रहे हो, यू आर वॉकिंग, तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से आप यू आर एबल टू वॉक ऑन द स्ट्रीट, ऑन द रोड, ऑन द फ्लोर। ओके, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप कभी चल ही नहीं पाते, बिकॉज आपको ग्रिप ही नहीं मिलता। कैसे ग्रिप नहीं मिलता? मान लीजिए आपका जूता जो है, आपका जूता तो ऐसा होता है। ओके, लाइक दिस इज योर शू। तो हमें जो पता है कि शूज़ जो तो एकदम फ्लैट होते हैं, ऐसा नहीं है। शूज़ में भी माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ऐसे वैसे होता है। ओके, ऐसे वैसे अप्स एंड डाउन्स, हिल्स एंड ग्रुप्स होते हैं। तो अभी ग्राउंड का सरफेस भी क्या होता है, फ्लैट नहीं होता, इसमें भी कुछ ऐसे ऐसे होते हैं। ओके, ऐसे ऐसे होते हैं। तो अगर ये ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे मैच हो जाते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो अब देखो ये है ग्राउंड का सरफेस और ये है आपका जूते का सरफेस, तो दोनों में क्या होगा, इंटरलॉक हो जाता है। इंटरलॉक मतलब आप एक दूसरे में लॉक हो जाना। तो एक दूसरे में लॉक हो जाते हैं दोनों, तो इसीलिए आपको ग्रिप मिलता है और आप आगे बढ़ पाते हो या फिर पीछे जाते हो। ओके, लेकिन अगर ये स्मूथ हो, ऐसे देखो,
ऐसा और ऐसा हो दोनों सरफेस, तो क्या ये जाएगा? क्या आपको ग्रिप मिलेगा? अच्छा, मान लीजिए आपने क्या किया कि आप अभी लिखने बैठे हो, ठीक है, आप पेन से लिखते हो, तो पहले आपको क्या करना है, नॉर्मल आपका जो है लिखना है, फिर आपको क्या करना है, आपके हाथों में आपको ऑयल लगाना है। ओके, तो ऑयल लगाने के बाद क्या आप लिख पाओगे? वेल, आप लिख ज़रूर पाओगे, बट आपको डिफ़िकल्टी होगा। ओके, तो ये डिफ़िकल्टी क्यों हो रहा है? बिकॉज आपने ऑयल लगाया है। तो ऑयल ने क्या कर दिया है, ऑयल ने आपके और पेन के बीच में जो इंटरलॉक है होते हैं, ऐसे देखो ऐसे, ये जो इंटरलॉक होता है वो स्मूथ कर देता है, फिलअप कर देता है, मतलब ऐसे ऐसे होता है ना आपका हैंड में, तो वो ऑयल आकर आपको एकदम फ्लैट कर देता है, ऐसे ये पूरा फिलअप कर देता है। तो फिलअप कर देने से क्या हो जाता है, स्मूथ सरफेस बन जाता है। तो इसलिए आपका ग्रिप जो है, मतलब फ्रिक्शन वहाँ पर कम हो जाता है, मतलब हमने फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दिया है। ओके, तो फ्रिक्शन जो है ना, ये कुछ ऐसा था। तो अभी डेफिनेशन से शुरू करते हैं। व्हाट इज फ्रिक्शन? द फोर्स which opposes, which ऑलवेज होगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा काम करता है फ्रिक्शन। ऐसा नहीं कि हमने बोला कि फ्रिक्शन भाई तुम थोड़ा सा आज रेस्ट लो, आज तुम्हारा जो यूज़ है हमें नहीं करना। तो अगर ऐसा हो तो कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, बिकॉज अगर फ्रिक्शन ना हो तो जो गाड़ियाँ हैं वो अपने आप चलनी शुरू कर देगा, बिकॉज उसको उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा, उसके मोशन को, मतलब उस वो अगर पार्क भी रखते हो आप, फिर भी ये चलने लगेगी। ओके, मतलब कार का जो टायर है वो घूमेगा नहीं, बस वो स्लाइड करेगा। ओके, लाइक दैट, कि आइस स्केटिंग में जैसे होता है स्लाइड करते हो आप, वैसे ही कार के टायर्स नहीं घूमेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने बोला कि कार के टायर्स घूमेंगे अगर हम इसको लॉक करके रखते हैं, नहीं, कार के टायर्स नहीं घूमेंगे, बस स्लाइड करेंगे, स्लाइड, यू कैन से स्लाइड और स्लिप करेंगे। ओके, टायर्स ऐसे रहेंगे स्टिफ रहेंगे, बट स्लाइड करेंगे क्योंकि सरफेस हो जाता है स्मूथ। ओके, द फोर्स विच ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर अनदर बॉडी। ठीक है, इसमें एक बॉडी के ऊपर अगर दूसरा बॉडी होता है, अगर दूसरा बॉडी इन कांटेक्ट होता है, मतलब लगा हुआ है, एकदम कांटेक्ट है। ओके, दूर नहीं है, एकदम लगा हुआ है, दूसरा बॉडी और एक बॉडी और दूसरा बॉडी एक साथ यू कैन से लगे हुए हैं, तब जाकर सिर्फ ये फ्रिक्शन होता है। It is called force of friction or friction. So the force which always opposes the motion of one body over another body, मतलब मान लीजिए ये एक बॉडी है। ओके, दिस इज वन बॉडी एंड दिस इज वन बॉडी, दोनों एक साथ लगे हुए हैं। तो एक बॉडी ए है, दूसरा बॉडी बी है। तो बी जो है रेस्ट पर है और ए जो है मोशन में है। ओके, बी का इनिशियल वेलोसिटी जीरो, मतलब रेस्ट पर है। v इक्वल इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी जीरो, और ए जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट ज़ीरो, और फाइनल वेलोसिटी भी ज़ीरो नहीं है। ओके, तो ए मोशन में है बॉडी ए, और बी जो है रेस्ट पर है। तो अभी जो बी है वो बॉडी क्या करेगा, फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन के साथ फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगा, किस पर, ऑन द रिलेटिव मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ए। तो तो ये केस जो है उल्टा भी ट्रू है। अगर मोशन अगर ए रेस्ट में है, इफ ऑब्जेक्ट ए इज एट रेस्ट
और बी मोशन में है, तब भी ए जो है वो क्या करेगा, बी को अपोज करेगा, बी के मोशन को अपोज करेगा। ओके, मीन्स उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। ओके, और फ्रिक्शन फोर्स के काम करने के लिए दोनों बॉडी को कांटेक्ट में रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, ये तो हो गया फ्रिक्शन का डेफिनेशन। अभी 3 तरीके के फ्रिक्शन होते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तीन तरीके के फ्रिक्शन होते हैं, क्या क्या? पहला, लिमिटिंग और स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो व्हाट इज दिस? डेफिनेशन देख लेते हैं। द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स present when a body just tends to slip over the surface of another body is called static or limiting friction. तो स्टैटिक या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? The maximum frictional force present when a body just tends to slip over the surface of another body is called static friction or limiting friction. इस वाले फ्रिक्शन को ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते हैं। वाई सो? बिकॉज ये जो डेफिनेशन जो है इस फ्रिक्शन का, इसको समझने में दिक्कत करता है लोगों को, स्टूडेंट्स को दिक्कत देता है इस ये जो आपको दिख रहा है डेफिनेशन। तो देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव होने से पहले फ्रिक्शन उसको रोकता है, मूव होने के बाद भी रोकता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है एक, ओके, ये ग्राउंड से लगा हुआ है, बिकॉज सरफेस इन कांटेक्ट में ही सिर्फ फ्रिक्शन वर्क करता है। ओके, दिस इज ए ऑब्जेक्ट ए। अभी फ्रिक्शन इसको रोक के रखा है। ओके, कितना फोर्स से हमें नहीं पता। मान लीजिए एफ फोर्स है, एफ, दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो अभी फ्रिक्शन ने इसको रोक कर रखा है। ओके, फ्रिक्शन ने इसको रोक के रखा है। अभी हमने क्या किया, इस तरफ से फोर्स दिया, फोर्स देना स्टार्ट किया, एफ डैश। ओके, अभी फोर्स देने के साथ ही साथ मूवमेंट होता है बॉडी में, मतलब बॉडी मूव करता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा फोर्स दें, ओके, लिटिल फोर्स, एकदम कम, मे बी इट इज़ 5 न्यूटन फोर्स, अच्छा 2 न्यूटन फोर्स देते हैं इस तरफ से, तो क्या हमें देखने को, तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? तो शायद कर सकता है, शायद ना भी कर सकता है। क्यों? अगर ना करे तो ये क्या दर्शाता है कि जो फ्रिक्शन है उसका फोर्स कितना है, फ्रिक्शन का फोर्स भी 2n ही है। क्यों? क्यों 2n है? तो देखो, अगर फ्रिक्शन का फोर्स 2n नहीं होता, अगर 1 न्यूटन होता, तो नेट फोर्स कौन होता? नेट फोर्स होता दिस इज 1 न्यूटन और ये है 2 न्यूटन का
तो 2 न्यूटन ने इस तरफ दिया और 1 न्यूटन है इस तरफ, तो नेट फोर्स क्या होगा, 2 न्यूटन माइनस 1 न्यूटन मतलब पॉजिटिव 1 न्यूटन, मतलब इस तरफ जाएगा ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं गया। ओके, ऑब्जेक्ट नहीं गया। इट मीन्स व्हाट, कि जो हमने फोर्स दिया है 2 न्यूटन, उतने ही फोर्स से फ्रिक्शन ने क्या किया है, बॉडी को फिर से ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स दिया। ओके, मतलब हमने इस तरफ फोर्स दिया 2 न्यूटन, वैसे ही फ्रिक्शन ने इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स दिया 2 न्यूटन फ्रिक्शन ने। ओके, अभी 2 न्यूटन से थोड़ा ज़्यादा फोर्स देते हैं। मान लीजिए आपके पास अभी 5 न्यूटन का फोर्स दिया, 5 न्यूटन का फोर्स देने के बाद भी ऑब्जेक्ट ने मूव नहीं किया, तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि अभी इस केस में भी फ्रिक्शन ने सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में दिया। तो 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया, तो नेट फोर्स 0 है, मतलब मूव नहीं करेगा ऑब्जेक्ट। अच्छा, फिर हमने क्या किया, 10 न्यूटन दिया, 10 न्यूटन। अच्छा, 10 न्यूटन यहाँ पर भी लग गया, क्योंकि 10 न्यूटन देने के बाद भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया। लेट अस अज्यूम कि ऑब्जेक्ट ने मूव नहीं किया 10 न्यूटन फोर्स देने के बाद भी। इट मीन्स व्हाट, कि हमने जिस डायरेक्शन में फोर्स दिया है 10 न्यूटन, उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन ने भी 10 न्यूटन फोर्स दिया है। ओके, फोर्स अप्लाई किया है फ्रिक्शन ने ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिससे क्या हो गया, 10 न्यूटन, हमने जो 10 न्यूटन फोर्स दिया और फ्रिक्शन ने जो 10 न्यूटन फोर्स दिया वो कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया, और ऑब्जेक्ट मूव नहीं करा, ऑब्जेक्ट ने मूव नहीं किया। लेकिन ये जो फोर्स है हमने जो दे रहे हैं फोर्स, ये अप टू सम अमाउंट क्या करता है, फ्रिक्शन रोकता है नहीं, अप टू सम अमाउंट फ्रिक्शन रोकता है इसको, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट को रोकेगा। ठीक है, अगर आप पहलवान हो तो आप एक ही धक्के में क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को मूव कर दोगे। लेकिन फॉर दैट यू हैव टू फर्स्ट रीच द, क्या कहूँ उसको मैं, पावर और यू कैन से फोर्स लिमिट ऑफ फ्रिक्शन। तो मैं बोलना ये चाहता हूँ कि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने से पहले सबसे पहले आपको फ्रिक्शन को हराना पड़ेगा। ओके, फ्रिक्शन आपको बहुत फोर्स तक रोक सकता है, आपके फोर्स आपने जो फोर्स दिया ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको वो बहुत फोर्स तक रोक सकता है। जैसे हमने अभी देखा एग्जांपल, 2 न्यूटन दिया, 2 न्यूटन रोक लिया, 5 न्यूटन दिया, 5 न्यूटन रोक लिया, 10 न्यूटन दिया, 10 न्यूटन को भी रोक लिया। तो ऐसे करते करते मान लीजिए 20 न्यूटन तक फ्रिक्शन ने रोक लिया। ओके, और अभी इसने जितना रोका है 20 न्यूटन फोर्स इसने रोका है, उसी को ही बोलते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन। मीन्स ऑब्जेक्ट के मूव होने से पहले फ्रिक्शन जितना फोर्स आपने जो दिया है, आपने मान लीजिए आपने 25 न्यूटन फोर्स दिया, तो ऑब्जेक्ट 25 न्यूटन फोर्स देने के बाद भी मूव नहीं हुआ, मतलब क्या, फ्रिक्शन ने 25 न्यूटन को भी झेल लिया, मतलब 25 न्यूटन का फोर्स इसने ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज दैट मच स्ट्रॉन्ग। वैसे ही जैसे ही यहाँ पर आपने 25 न्यूटन फोर्स से ज़्यादा दिया, ऑब्जेक्ट मूव हुआ। ओके, तो अभी 25 न्यूटन में से 20 न्यूटन तक फोर्स, 20 न्यूटन फोर्स जो है उस फोर्स को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने रोक लिया। ओके, लेकिन और एक्स्ट्रा 5 न्यूटन और नहीं रोक पाया वो। ओके, तो अब मुझे बताओ 20 न्यूटन फोर्स तक अगर फ्रिक्शन रोक लेता है ऑब्जेक्ट को, तो क्या ऑब्जेक्ट रेस्ट पर नहीं रहेगा, ऑब्वियसली रहेगा, बिकॉज 20 न्यूटन तक अगर फोर्स रोक लेता है तो 20 माइनस 20 0, तो नेट फोर्स 0, मतलब ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। तो जब तक 20 न्यूटन फोर्स आपने अप्लाई किया तब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। जब आपने 21 दे दिया ऑब्जेक्ट मूव होना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो जिस फ्रिक्शनल फोर्स ने उस 20 न्यूटन फोर्स को रोक के रखा, आप टू 20 न्यूटन फोर्स उसने रोक लिया। ओके, उसी फोर्स को हम कहते हैं लिमिटिंग या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन। तो डेफिनेशन के हिसाब से बोला जाए, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट व्हेन अ बॉडी जस्ट टेंड्स टू स्लिप ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी इज कॉल्ड स्टैटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब बॉडी के मूव होने से पहले,
ठीक है, जितना फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है उस बॉडी में, ठीक है, जो इसको रोके रखता है पहले, ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन का जो लिमिट है, सपोज ऐसा लिमिट है, उसको क्रॉस कर दिया उसने, हमने जो फोर्स अप्लाई किया उसने क्रॉस किया, तब जाकर ऑब्जेक्ट मूव हुआ। और जब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा था, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको रोक रहा था, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उसी को ही हम कहते हैं स्टैटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब मान लीजिए आपके हाथ में एक बैग है, आपका बैग फ्लोर पर है, तो आप इसको खींचेंगे, तो आपको अगर पहले आपको क्या करना है कि आपको धीरे से खींचना है, मूव नहीं होगा बैग। फिर थोड़ा सा फोर्स ज़्यादा लगाना है, मूव नहीं होगा। फिर थोड़ा सा फोर्स और ज़्यादा लगाना है, मूव नहीं होगा। फिर थोड़ा और ज़ोर से लगाना है, खींचना है, पुल करना है। फिर आपको देखोगे कि जितना अमाउंट तक आपने पहले फोर्स दिया था, ओके, 5 न्यूटन दिया था पहले, 5 न्यूटन दिया था पहले, फिर 10 न्यूटन, फिर 15 न्यूटन, फिर 20 न्यूटन, फिर 25 न्यूटन। 5 न्यूटन दिया, नो रिजल्ट। 10 न्यूटन दिया, नो रिजल्ट। 15 न्यूटन दिया, नो रिजल्ट। 20 दिया, नो रिजल्ट। 25 दिया, नो रिजल्ट। लेकिन जब हमने 26 न्यूटन दिया, देन द ऑब्जेक्ट मूव्ड। तो मान लीजिए, तो अभी आपने पहले ये फोर्स दिया, नो रिजल्ट, ए वाला फोर्स दिया, फिर आपने ये दिया, ये दिया, ये दिया, ओके। तो आपने जब ये इतना फोर्स अप्लाई किया 26 देने से पहले, मैं बोल रहा हूँ 26 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने से पहले, जब आपने इतना तक फोर्स अप्लाई किया, तो आपने फील किया कि बैग मूव नहीं हो रहा है। तो इसको रोक कौन रहा है? इसको रोकने वाला है स्टैटिक या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, जितना टाइम तक बैग मूव नहीं होता आपके फोर्स अप्लाई करने के बावजूद, उसी फ्रिक्शन को हम बोलते हैं स्टैटिक या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझे? तो जितना मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होता है एक बॉडी में, जो इसको रोके रखता है आपके फोर्स देने के बावजूद, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। और ये हमेशा कम होता है, मैक्सिमम मतलब ये ज़्यादा पावरफुल नहीं होता। ओके, इसका भी एक लिमिट है। ओके, मान लीजिए 30 न्यूटन तक लिमिट है। 30 न्यूटन तक फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी को रेस्ट पर ही रखेगा, मतलब बॉडी को अपोज करेगा, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स का भी पावर 30 न्यूटन तक है। लेकिन एट द मोमेंट यू गिव 31 न्यूटन फोर्स, द बॉडी विल स्टार्ट टू मूव। ठीक है, तो जब 30 न्यूटन फोर्स दिया, बॉडी मूव नहीं हुआ, मतलब 30 न्यूटन फोर्स तक जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स ने बॉडी को रोक के रखा, उसी को हम कहते हैं स्टैटिक या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो बॉडी के मूव होने से पहले जितना फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी को रोके रखता है आपके फोर्स देने के बावजूद, ठीक है, आपने फोर्स दिया तब भी बॉडी मूव नहीं हुआ, तो जो फ्रिक्शन इसको रोक कर रखा है बॉडी को मूव होने से, उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, सो इट टुक मच टाइम। मुझे पता था ये टाइम लेगा, बिकॉज ये थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम करता है, देता है स्टूडेंट्स को, ये समझने में प्रॉब्लम देता है ये। स्लाइडिंग, दूसरा स्लाइडिंग या फिर डायनामिक फ्रिक्शन। अभी से इजी है सारी। ओके, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, द फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्ट लिख देता हूँ। ओके, द फ्रिक्शन प्रेजेंट, और फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लिखूंगा, ज़्यादा लंबा हो जाता है। द फ्रिक्शन प्रेजेंट व्हेन वन बॉडी moves slowly or slides over another body is known as sliding और डायनेमिक। ओके, तो स्लाइडिंग और डायनेमिक बहुत इजी सा है। जो फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है जब एक बॉडी स्लाइड करता है फिर मूव स्लोली। ठीक है, जैसे कि आप एक बैग को अगर आप फ्लोर पर रख कर खींचते हो
तो वो बैग स्लाइड करेगा। ओके, और उस स्लाइड करने के वक्त जो फ्रिक्शन फोर्स उस बॉडी के मोशन को अपोज कर रहा होगा उसी को हम कहते हैं स्लाइडिंग और डायनेमिक फ्रिक्शन। मान लीजिए आप एक फ्लोर पर बैठे हो। ओके, तो आपके दोस्त ने आपके दोस्त को आपने कहा कि उसको खींचने के लिए, मतलब आपको खींचने के लिए, तो आपके दोस्त ने क्या किया, आपको खींचा। ठीक है, तो वो जितना भी फोर्स अप्लाई कर ले उसका आपका जो मतलब वो जितना खींच लेगा आपको, तो वो शायद पहलवान भी हो सकता है। तो अगर पहलवान हुआ तो आप जब वो खींचेगा आपको तो आपका जो स्पीड होगा या फिर वेलोसिटी होगा वो लगभग यू कैन से अच्छा होगा, मतलब थोड़ा फास्ट होगा। लेकिन जब आपका कोई नॉर्मल दोस्त, मे बी ही इज़ स्किनी, तो जब वो खींचेगा तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा आपके शरीर में। क्यों? बिकॉज तब जो आपका दोस्त है उसने जो फोर्स अप्लाई किया है वो बहुत कम होगा, छोटा होगा, बिकॉज ही इज़ नॉट दैट मच पावरफुल और स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो तो सिंपल भाषा में बोलूँ तो जब एक ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है या फिर धीरे धीरे चलता है, ठीक है, दूसरे बॉडी के ऊपर, तब फ्रिक्शनल फोर्स जो प्रेजेंट होता है उस बॉडी में उसी को हम बोलते हैं स्लाइडिंग या फिर डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो स्लाइडिंग और डायनेमिक कब प्रेजेंट होता है? जब एक बॉडी मूव करता है या फिर स्लाइड करता है दूसरे बॉडी के ऊपर। ओके, ये सिंपल सा था। इसके बाद आता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग से आपको पता चल चुका है कि रोलिंग मतलब रोल करेगा कोई ऑब्जेक्ट। तो डेफिनेशन है कि व्हेन ए बॉडी लाइक ए रोलर और व्हील rolls over the surface of another body, the friction is called rolling friction। तो जब भी एक बॉडी किस जैसे कि एक रोलर को, इसके बाद एक व्हील दूसरे किसी बॉडी के सरफेस के ऊपर रोल करता है, तब उस फ्रिक्शन को कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। मतलब सपोज एक कार का टायर ग्राउंड सरफेस के ऊपर ऐसे है। ओके, तो जो फ्रिक्शन अभी इस टायर को रोकेगा, टायर के मोशन को, मान लीजिए टायर इस तरफ जा रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन काम करेगा उसको हम बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। वैसे ही स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा मतलब ऐसे। ठीक है, और हाँ, हमेशा याद रखना कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा हमेशा राउंड ऑब्जेक्ट्स पर नहीं होता। राउंड ऑब्जेक्ट पर हमेशा रोलिंग फ्रिक्शन काम करता है, जैसे कि व्हील। ओके, जैसे कि स्फीयर बॉल। ओके, तो ये सब रोलिंग फ्रिक्शन है। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन जैसे कि ऐसे एक बॉक्स ये स्लाइड करता है, तो बॉक्स अगर इस तरफ जाता है और अगर इस तरफ जाता है मतलब इसका मोशन इस तरफ है, तो इसको अपोज करने वाला जो फ्रिक्शन है उसे हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, और लिमिटिंग तो को पता है, मूव करने से पहले जितना अमाउंट ऑफ फोर्स उस ऑब्जेक्ट को रोकेगा, ठीक है, मतलब जितना अमाउंट ऑफ फोर्स ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी प्रेजेंट है जो इस ऑब्जेक्ट को रोक के रखता है जब भी आप फोर्स अप्लाई करते हो। और जब आपका फोर्स ज़्यादा हो जाता है फ्रिक्शन से तब ये मूव हो जाता है। मतलब जब तक मूव नहीं होता तब तक जो फोर्स अप्लाई, मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स आपको रोक के रखता है उस सब्जेक्ट को आपके फोर्स देने के बावजूद, उसी मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स को ही बोला जाता है स्टैटिक या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो अभी व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? तो कॉज ऑफ फ्रिक्शन है द इंटरलॉकिंग
interlocking of the two surfaces opposes the motion of one body over another and gives rise to फ्रिक्शन। तो दोनों ऑब्जेक्ट के सरफेसेस के बीच में जो इंटरलॉकिंग होता है, जो मैंने बोला आपस में लॉक हो जाना, तो यही क्या करता है, मोशन, किसी एक बॉडी के मोशन को अपोज करता है जो दूसरे बॉडी के ऊपर सरफेस मतलब कांटेक्ट में है, और इसी से फ्रिक्शन जो है पैदा होता है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है ए, अच्छा ऐसे, ओके लाइक दिस, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है ऐसे, दोनों सर इन कांटेक्ट हैं, तो इसमें भी हिल्स एंड ग्रुप्स होते हैं ऐसे, और इस ऑब्जेक्ट में भी हिल्स एंड ग्रुप्स होते हैं। तो हिल्स एंड ग्रुप्स का तो आपस में टकरा जाता है ऐसे ऐसे, सपोज पहले वाला ऑब्जेक्ट का ऐसा है और दूसरे वाला ऑब्जेक्ट का ऐसे हो जाता है, इंटरलॉक हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो इंटरलॉक होने के बाद क्या हो जाता है, ये लग जाता है, मतलब आपस में लॉक हो जाता है एकदम। लॉक होने से क्या होगा, ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ओके। तो ये था आज का वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच फ्रिक्शन डिपेंड्स, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, and what is the direction of friction acting on a moving object, and what are the instruments used to measure force, and there are so many questions that are necessary. So see you in the next video.